अस्सलामुअलैकुम। हाई स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेव्स की कॉन्सेप्ट और उसकी टाइप से इंट्रोड्यूस करवाया था। वेव्स की डिस्क्रिप्शन और उसकी मेजरमेंट के लिए हम कुछ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स कहते हैं। तो आज की लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पैरामीटर है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम इस ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेव्स की बेसिकली टू टाइप्स है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में अल्टरनेटिव क्रेस्ट और ट्रफ होती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अल्टरनेटिव कंप्रेशंस और रेफेक्शन होती है। तो इस वजह से हम ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों के लिए वेवलेंथ को अलग अलग डिफाइन करेंगे। ट्रांसवर्स वेव की केस में वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ की दरमियान जो डिस्टेंस होती है उन्हें हम वेवलेंथ कहते हैं। सपोज कर लिए ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसकी एक एंड को मैंने यहाँ पर फिक्स किया है और इसकी ये जो फ्री एंड है इसको मैं इस तरह अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा हूँ, तो इसमें ट्रांसवर्स वेव्स पैदा हो जाएगी जिसको मैंने इस रेड कलर से शो किया है। अब इस वेव में ये दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है, इन दोनों के दरमियान इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह ये इस वेव में ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स है, तो इनके दरमियान इस डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। स्टूडेंट, ये बात याद रखिए कि अगर आप दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट लेते हो या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस लेते हो, ये सेम होगी। मतलब अगर आप वेवलेंथ को क्रेस्ट से मालूम करेंगे या आप ट्रफ से मालूम करेंगे, दोनों केसेस में वैल्यू एक जैसी आएगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की केस में वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेफेक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कंसेक्यूटिव रेफेक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगी उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। सपोज कर ले ये हमारे पास एक स्लिंग की स्प्रिंग है, इसकी एक एंड को हमने यहाँ पे फिक्स किया है और इसकी ये जो दूसरे एंड है, सपोज कर ले इस फ्री एंड को हम इस तरह आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इस स्प्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा हो जाएगी। तो उस लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और ये दो कंसेक्यूटिव रेफेक्शंस है, तो इन दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं और इसी तरह इन दो कंसेक्यूटिव रेफेक्शन के दरमियान इस डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। अगर हम वेवलेंथ की डिफिनीशन को देख ले, द डिस्टेंस बिटवीन, तो बाय नेचर वेवलेंथ डिस्टेंस है, तो इस वजह से वेवलेंथ की SI यूनिट मीटर होगी। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम x0 या कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन वेव्स पासेस थ्रू देम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। पहले हम मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे। सपोज कर ले ये हमारे पास वेव्स इन स्ट्रिंग है। जब इस स्ट्रिंग से ये वेव्स पास होती है तो इन वेव्स की वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो अपनी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन से ऑसिलेट करते हैं। अब सपोज कर ले अगर मैं इस पार्टिकल को ले लूँ तो ये अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। अब इस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल इस पॉइंट पे नहीं बल्कि ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, क्योंकि ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है और ड्यूरिंग द ऑसिलेटरी मोशन इस इंस्टेंट वो यहाँ पर मौजूद है।
इसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंट में अब ये पार्टिकल नीचे आएगा। तो अब इस वक्त इस इंस्टेंट इस पार्टिकल की मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाली है, और आप देख सकते हैं इस वेव में कि ये सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये पार्टिकल इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहते हैं। अगर आप इस पार्टिकल को देख ले, ये पार्टिकल भी ऑसिलेट हो रहा है और इस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पर है, लेकिन इस पार्टिकल ने अभी तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की। अब ये मज़ीद ऊपर मोशन करेगा और कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल बिल्कुल पीक पॉइंट पे या एम्पलीट्यूड पे होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस पार्टिकल को देखते तो इसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और ये भी इस पार्टिकल की मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये इसकी एम्पलीट्यूड हो गई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो अब आप यहाँ पर देख ले, जब भी किसी मीडियम से वेव पास होती हो तो उस वेव की वजह से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट करती है। तो उन पार्टिकल्स की ड्यूरिंग द ऑसिलेटरी मोशन अपनी मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी ऑन ईदर साइड, तो उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड का डिफिनीशन हो गया मैकेनिकल वेव्स की केस में। अब ज़रा इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, वहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की केस में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या उन फील्ड की मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एम्पलीट्यूड कहलाएगी। एम्पलीट्यूड का SI यूनिट भी मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है वेव साइकिल। वेव साइकिल को हम डिफाइन करते हैं एन ऑसिलेशन आर साइकिल completed by a point when wave is passing through it is called wave cycle। सपोज कर ले किसी पॉइंट से वेव पास हो रही है, तो उस वेव की वजह से पॉइंट या उस पॉइंट पे मौजूद पार्टिकल्स वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है। तो उन पार्टिकल्स या पॉइंट की एक ऑसिलेशन को हम वेव साइकिल कहते हैं। अब आप इस सेटअप को कंसिडर कर ले। इसमें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने x इन पे फिक्स किया है, और इसके ये जो दूसरे इन है इसको मैंने इस तरह ऑसिलेट किया। तो इस ऑसिलेशन की वजह से इसमें ये एक वेव पैदा होगी। एक वेव का मतलब है ए सेट ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज कॉल्ड वन वेव, या ए पेयर ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। तो इसमें हमने ये एक वेव पैदा की। अब ये वेव इस स्ट्रिंग में आगे प्रोपेगेट होगी, तो ये स्ट्रिंग की मुख्तलिफ पॉइंट से पास होगी। तो उसमें सपोज कर ले मैंने इस एक पॉइंट को कंसिडर किया। अब हम इस पार्टिकुलर पॉइंट की मोशन को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं इस वेव को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। पहले मैंने क्रेस्ट को बिल्कुल एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड किया, उसके बाद मैंने ट्रफ को भी 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया। तो इस वेव को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया। इसकी 4 क्वार्टर्स बन गई, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब ये पहला क्वार्टर इस पॉइंट से पास होगा, तो आप ज़रा डिस्टर्बेंस को देख लें। इस डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन या शेप इस तरह है कि ये इस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। तो जब ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द वेव इस पॉइंट से पास होगा, तो इसकी वजह से ये पॉइंट अपनी मेन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगी। आफ्टर सम टाइम जब ये फर्स्ट क्वार्टर इस पॉइंट से पास हो जाएगा, तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह होगी। अब ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट क्वार्टर की वजह से ये पॉइंट अब यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि इसने अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर ली। और ये वेव
एक क्वार्टर आगे प्रोपिगेट हो जाएगी। पहला क्वार्टर पास हो गया। अब दूसरे क्वार्टर की बारी है। जब ये सेकंड क्वार्टर ऑफ द वेव इस पॉइंट से पास होगा तो इस डिस्टरबेंस की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये नीचे जा रही है। तो इस वजह से ये डिस्टरबेंस इस पार्टिकल या इस पॉइंट पे अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। अब ये नीचे जाएगी। तो जब ये क्वार्टर इस पॉइंट से पास हो जाएगा तो ये पार्टिकल वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगी और वेव की शेप फिर कुछ इस तरह होगी। पॉइंट वापस जो है ना मीन पोजीशन पे पहुंच गया। अब पॉइंट इस पॉइंट पे है। अब इससे थर्ड क्वार्टर ऑफ द वेव पास होगा। थर्ड क्वार्टर ऑफ द वेव वो इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। तो इस थर्ड क्वार्टर की वजह से ये पार्टिकल नीचे जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जब ये क्वार्टर इस पॉइंट से पास हो जाएगी तो वेव की शेप कुछ इस तरह होगी। ये पॉइंट इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो जब ये लास्ट क्वार्टर इस पॉइंट से पास होगा तो ये इस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। तो इसकी वजह से ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मोशन करेगी। और जब ये क्वार्टर इस पॉइंट से पास होगी तो ये पॉइंट वापस अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगी। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जब इस पार्टिकुलर पॉइंट से एक सिंगल वेव पास होती है तो ये पॉइंट या पार्टिकल्स ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है बिकॉज ऑफ द वेव्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि पहले इस पॉइंट ने अपनी मीन पोजीशन से ऊपर मोशन की, फिर नीचे, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे पहुँच गया। तो इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट की। तो उस एक ऑसिलेशन या साइकिल को हम कहते हैं वेव साइकिल। द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव साइकिल इज इक्वल टू वेव लेंथ। एक कंप्लीट वेव साइकिल की लेंथ वेव लेंथ की इक्वल होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी तो ये एग्जैक्टली वेव लेंथ की इक्वल होगी। नेक्स्ट पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी। इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम। सपोज कर ले हमारे पास एक ख़ास पॉइंट है तो उस पार्टिकुलर पॉइंट से एक ही सेकंड में, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड, तो उससे 1 सेकंड में जितनी वेव साइकिल्स या जितनी वेव्स पास होंगी तो उनकी तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सपोज कर ले अगर इस पॉइंट से एक सेकंड में 5 वेव्स पास हो रही है तो उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 5 होगी। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वेव साइकिल डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। तो ये फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का एक जनरल फार्मूला आ गया। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होगी हर्ट्ज। हर्ट्ज खुद किसकी इक्वल होगा तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वेव साइकिल पर सेकंड। सपोज कर ले अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में एक ही वेव साइकिल पास होगी तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। अब नेक्स्ट पैरामीटर है टाइम पीरियड। इसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच वन वेव साइकिल पासिस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड की डिफिनीशन में आप वेव साइकिल की जगह वेव भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज कर ले ये हमारे पास मीडियम में एक ख़ास पॉइंट हो गया, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट से जितनी टाइम में एक सिंगल वेव पास होती हो या एक सिंगल वेव साइकिल पास होती हो तो उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंगल वेव का मतलब क्या होगा, ए पेयर ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। तो यहाँ पर ये जो वेव मैंने शो की है तो ये सिंगल वेव या सिंगल वेव साइकिल है। तो जितनी टाइम में इस पार्टिकुलर पॉइंट से ये एक सिंगल वेव साइकिल पास होगी तो उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। सपोज कर ले अगर ये वेव साइकिल इस पार्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में पास होती है तो इसकी टाइम पीरियड 1 सेकंड होगी। अगर ये 3 सेकंड में पास होती है तो इसकी टाइम पीरियड 3 सेकंड होगी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, सच दैट टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, बिकॉज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है वेव स्पीड, इसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। इसकी डिफिनीशन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। वेव यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करती है तो उस कवर डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दे तो ये आपको स्पीड देगी। तो स्पीड का जनरल फार्मूला आ गया डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस इसमें डिस्टेंस कवर्ड है, डेल्टा टी टाइम टेकन है। वेव स्पीड की SI यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद हम वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन डिराइव करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एज वी नो दैट वेव स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये वेव स्पीड का जनरल फार्मूला है। अब इसमें डेल्टा एस डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव है। सपोज कर ले इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू लेमडा, अगर ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव लेमडा के इक्वल हो। अब आप ज़रा फिर से इस फिगर को देख लें। इस फिगर में आपने देखा कि ये जो वेव साइकिल है या ये जो वेव है तो इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर की है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये डिस्टेंस वेवलेंथ की इक्वल होगी। तो मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ पे हमने शो की है ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव है और ये किसकी इक्वल है, वेवलेंथ की। अगर ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव वेवलेंथ की इक्वल होगी तो देन द टाइम टेकन बाय द वेव मस्ट बी इक्वल टू टाइम पीरियड। तो अभी मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था कि ये सिंगल वेव कितनी टाइम में ये डिस्टेंस कवर करती है, तो मैंने आपको कहा था उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो डेल्टा टी की इक्वल आ गया। तो अगर हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव को वेवलेंथ की इक्वल लेंगे तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम पीरियड की इक्वल होगा। तो डेल्टा एस और डेल्टा टी की ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करते हमारे पास आ जाएगा वेव स्पीड इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब इसमें आप लेमडा को अलग लिख दे तो हमारे पास आ जाएगा वेव स्पीड इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड होल मल्टीप्लाई बाय लेमडा। लेकिन 1 ओवर टाइम पीरियड ये किसकी इक्वल है, तो ये फ्रीक्वेंसी की इक्वल है। तो इसकी जगह आप फ्रीक्वेंसी पुट कर दे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है वेव्स में, इसे कहते हैं यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन हर किस्म की वेव के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मैकेनिकल वेव्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, या वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल। ये वेव इक्वेशन सब के लिए एप्लीकेबल है। इसके साथ ही कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स कंप्लीट हो गई। अगर इस लेक्चर में आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।